Good morning, students. In our last class, we have completed our chapter gravitation. Now, from today, we are going to start our chapter 9, that is elasticity. Right? Basically, the chapter consists of the unit consists of three parts. First one um, was the mechanical properties of solid. The second one is mechanical properties of fluid, and the last one is the thermal properties. सो बेसिकली सॉलिड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं एंड द टर्म इलास्टिसिटी इन द सॉलिड्स दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे कौन से सॉलिड्स जो होते हैं वो इलास्टिक बिहेवियर को शो करते हैं और कैसे उनमें जो इलास्टिसिटी है वो होती है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इन डिटेल, राइट। सो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक टर्म से हम स्टार्ट करते हैं द डिस्कशन। मैटर, राइट। यू ऑल नो दैट व्हाट इज द मैटर, व्हाट डू वी मीन बाय द मैटर। We can simply define matter as anything that occupies a space, has some mass and can be felt by our sense organs is called as the matter, right। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स से फील कर सकें, हर उस चीज़ को हम बोलते हैं मैटर। बेसिकली जो है वो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम एक नॉर्मल तरीके से देखें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। ये बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है, हमको पता ही है। इस चैप्टर में बेसिकली हमको सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करना है, तो हम अपना जो डिस्कशन है वो सिर्फ सॉलिड तक ही कन्फाइन रखेंगे। लिक्विड और गैस, जिसको कि हम फ्लूइड बोलते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन होगा, राइट। सो द सॉलिड इज बेसिकली again can be bifurcated into the two parts, that is the crystalline solid and the non crystalline solid। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, और यू कैन सिंपली से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ग्लासी। नॉन क्रिस्टलाइन को ग्लासी सॉलिड भी कहा जाता है। तो सॉलिड मतलब एक ऐसा शेप, सॉलिड द मटेरियल विच हैज डेफिनेट शेप, जिसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो हो वो बिल्कुल मिनिमम हो और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हो वो मैक्सिमम हो, राइट। इस तरीके के मैटर को हम बोलेंगे सॉलिड। ये चीज़ हम जानते हैं। अगेन द सॉलिड्स कैन बी बाइफरकेटेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हो, राइट। मतलब जितने भी एटम्स होंगे उनका साइज जो है वो इक्वल साइज होगा, वी कैन से, और वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होंगे इस तरीके से, राइट। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें एटम्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, उस सॉलिड को मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर क्रिस्टल्स, NaCl, ऑल दीज कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एक फिक्स्ड बॉडी पैटर्न रहता है। और इसके और एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्वार्ट्ज, माइका, ऑल दीज कैन बी द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका एक डेफिनेट शेप हो, और वी कैन से दैट जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड हों, राइट। सिमिलरली अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन की बात करूं, या जिसको हम अमॉर्फस या ग्लासी सॉलिड भी बोलते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे, राइट। सो एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं और उनका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लाइक दिस। ऑल दीज काइंड ऑफ सॉलिड्स आर सेड टू बी द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और द अमॉर्फस सॉलिड और द ग्लासी सॉलिड्स, राइट। अगर ग्लासी सॉलिड्स के एग्जांपल की बात करें तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, all these can be the examples of the glassy solid or the amorphous solids, right। ये सारे सॉलिड्स जो हैं वो ग्लासी सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल में हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ
This is just the basic definition of the solid that we have discussed. Now the next topic that we are going to discuss is about the name of our chapter. हमारे chapter का जो नाम है that is elasticity, और इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है plasticity. So what do we mean by these two terms exactly? That thing we are going to discuss here. That is, what do we mean by elasticity and what do we mean by प्लास्टिसिटी. इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो यू कैन सी हियर द टू टर्म्स. ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिसिटी हमको नाम से समझ में आ रहा है कोई ऐसी चीज जो इलास्टिक बिहेवियर को शो करे. इलास्टिक बिहेवियर को शो करने का मतलब हमको एग्जांपल पता है. एक रबर बैंड का एग्जांपल अगर हम लें, एक रबर बैंड है, उसको मैंने स्ट्रेच किया. जब मैं उस रबर बैंड को छोड़ूंगा तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, राइट. इसी को बोला जाता है इलास्टिक बिहेवियर. दैट जब किसी बॉडी पर हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें. डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना मतलब एक ऐसा फोर्स जो उसके शेप को चेंज कर रहा है. तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, रबर को हमने स्ट्रेच किया, और उस डीफॉर्मिंग फोर्स को रिलीव करने पर, उसको छोड़ने पर, जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है तो उस बॉडी को बोला जाता है इलास्टिक बॉडी. और उस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी, राइट. सो वी कैन सिंपली डिफाइन इलास्टिसिटी एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by the virtue of which the object can regain its original shape on the removal of the deforming forces is called as the elasticity, right. जब एक ऑब्जेक्ट अपना शेप रीगेन कर लेता है तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑन द रिमूवल ऑफ द फोर्सेस, डिफॉर्मिंग फोर्सेस. द नेक्स्ट वुड बी द प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी का मतलब होता है, एक प्लास्टिसिटी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी. ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाए ऑन द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स और द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी. प्लास्टिक बॉडीज, राइट. हर वो सब्सटेंस जो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड द प्लास्टिक बॉडीज. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इट कैन बी प्लास्टिक, वुड. अगर इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक का बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास रबर, राइट. सो इस तरीके से हम प्लास्टिक बॉडीज और इलास्टिक बॉडीज को डिफाइन कर सकते हैं सिंपली विद द एग्जांपल्स आल्सो. इसके अलावा एक और टर्म होती है दैट इज ब्रिटल बॉडीज. कुछ बॉडीज जो हैं वो इलास्टिक होती हैं, कुछ प्लास्टिक बॉडीज होती हैं. एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं ब्रिटल बॉडीज. ब्रिटल बॉडीज का मतलब, ब्रिटल का मतलब होता है जनरली नाजुक. सो वी कैन डिफाइन ब्रिटल बॉडीज एज एक ऐसी बॉडी जिसपे अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो वो ब्रेक हो जाए, राइट. सो ऐसा सब्सटेंस जिस पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो इजीली टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ब्रिटल बॉडीज, राइट. So all such bodies which can get deformed easily or which will break into the pieces when an external force is applied on it are called as the brittle bodies. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्लास कैन बी इट्स एग्जाम्पल. ड्राई क्ले, जो सूखी मिट्टी होती है, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल बॉडी, राइट. So I hope all the three terminologies must be clear. इसके अलावा एक और the next topic is the limit of elasticity, right? अब हमने elasticity तो पढ़ लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है elasticity. Now the next topic that we are going to discuss is the limit of elasticity. What do we mean by the limit of elasticity? क्या समझते हैं हम limit of elasticity से? That thing we are going to discuss here. So basically the limit of elasticity term states for जैसा कि हमको नाम से हम समझ सकते हैं, इलास्टिसिटी की कुछ ना कुछ लिमिट होना, उसी को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट एक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, राइट. सो जब हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते करते
एक कंडीशन ऐसी आती है जब जो रबर बैंड है वो परमानेंटली स्ट्रेच हो जाता है, और अब अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। या इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट एक वायर है हमारे पास, एक मेटेलिक वायर, स्टील का वायर हमने मान लिया। हमने उस स्टील के वायर पे एक लोड सस्पेंड किया है, राइट। मान लेते हैं 1 kg का लोड हमने उस पर सस्पेंड कर दिया। अब क्या होगा, वो जो स्टील वायर है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। ये जो इलोंगेशन है वो बहुत कम होगा, जिसको हम शायद अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व भी ना कर पाए। अब हमने लोड बढ़ा दिया। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे तो धीरे क्या होगा, जो स्टील है वो इलोंगेट होता जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक लिमिट होगी। अगर उस लिमिट को क्रॉस करके आपने फर्दर वेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जो स्टील वायर है वो टूट जाएगा। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल जिसकी एक ऐसे मटेरियल जिसकी कुछ लिमिट हो कि वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, और अगर हम उससे ज़्यादा मास उस पर सस्पेंड कर देंगे, उससे ज़्यादा वेट उस पर सस्पेंड कर देंगे, तो क्या होगा, वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगा एंड इट विल गेट डिफॉर्म्ड, राइट। So that particular limit is called as the limit of elasticity. You can simply define the limit of elasticity as the maximum elastic limit, या when the mass is suspended to a particle, to a wire, then the maximum limit up to which an object can get stretched, and after it, if we again increase the mass on that substance, then the wire will get detached or it will get deformed. Then that maximum limit is called as the limit of elasticity, right? So this is basically what we mean by limit of elasticity. Simple सी language में जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इलास्टिक लिमिट होती है और उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो जो बॉडी है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। नाउ यहां से हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। Strain is quite important term. There are basically the two terms about which we are going to discuss in this chapter. First one is the strain and the second one is stress. दो टर्म्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, स्ट्रेन और स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेन का मतलब और क्या होता है स्ट्रेस का मतलब, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो बेसिकली स्ट्रेन का मतलब होता है, इसको पहले हम फॉर्मूले के हेल्प से समझते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेन इज इक्वल्स टू द चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में द ओरिजिनल डायमेंशन। इन दोनों का जो रेशो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेन, दैट विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन। सो समझते हैं स्ट्रेन का मतलब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैंने एक वायर लिया, उस वायर को मैंने स्ट्रेच किया, राइट। सपोज आई हैव टेकन अ वायर, और उस या एक रबर बैंड लेते हैं, एक रबर बैंड लिया हमने जो कि स्ट्रेट रबर बैंड है, उस रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया, राइट। या रबर बैंड नहीं लेते हुए हम कुछ और ऐसा इलास्टिक मटेरियल लेते हैं जिसको कि अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाए, ऐसा हमने कोई मटेरियल लिया। फॉर एग्जांपल मे बी द च्युइंगम, हमने च्युइंगम ली। च्युइंगम को जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो जब भी हम किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका शेप चेंज हो जाता है, तो जो उसका ओरिजिनल शेप था वो और जो उसका शेप चेंज हुआ है वो, इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन में द ओरिजिनल डायमेंशन। ये जो रेशो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेन, राइट। और जैसा कि हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि चेंज इन डायमेंशन, ऊपर भी उसी डायमेंशन की बात की जा रही है, नीचे भी उसी डायमेंशन की बात की जा रही है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बेसिकली m0 l0
T0 because here the dimension, we are talking about the same dimension. That's why dimension से dimension cancel and it is a unitless quantity as well as a dimensionless quantity, right? तो जो strain है वो एक unitless as well as the dimensionless quantity होती है. Now ये जो strain है वो 3 टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली strain के 3 टाइप्स होते हैं. First one would be the longitudinal strain. Second one is volume strain. Longitudinal strain, volume strain, and the third one is shearing strain. Shearing strain. So basically हमारे पास 3 टाइप के strains हैं और ये तीनों क्या हैं, इनके फॉर्मूले along with the formula we are going to discuss here. So we are going to discuss all 3 types of strain one by one. सबसे पहले longitudinal strain क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. So longitudinal strain जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं that when something about the length is being talking about, longitudinal में लेंथ के बारे में कुछ बोला जा रहा है. सो जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो उस समय जो स्ट्रेन वर्क करेगा बॉडी पर, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मैंने एक वायर लिया. आई हैव टेकन अ वायर, एक स्टील का वायर हम समझ लेते हैं. इसकी ओरिजिनल लेंथ हमने मान ली कुछ थी. लेट दैट लेंथ बी स्मॉल एल, राइट. जब मैंने इस वायर पर एक वेट सस्पेंड किया तो वेट सस्पेंड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो कुछ इलोंगेट हो जाएगी, मतलब इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी. और हमने मान लिया इसकी जो लेंथ बड़ी है वो कितनी बड़ी है, डेल एल. पहले एल थी और अब बढ़ के कितनी हो गई, डेल एल. ये हमने एज्यूम कर लिया. सो इस केस में जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. क्योंकि जब लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे दैट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू द चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. सो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से डिनोट कर रहे हैं. ओरिजिनल लेंथ वाज एल एंड एल बेसिकली अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट. सो जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है दैट इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस as well as the unitless quantity, that thing we have written here, right. Now the second type of strain that we are going to discuss is the volume strain. क्या होता है volume strain वो समझते हैं. So जैसे वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में वेरिएशन आ रहा था, यहाँ पे उसके वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा, राइट. तो what do we mean by volume strain? This thing we are going to discuss here कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है. वॉल्यूम स्ट्रेन समझने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई बलून है, उस बलून का कुछ वॉल्यूम है, लेट दैट वॉल्यूम बी वी, राइट. जैसे ही हमने इस बलून में एयर ब्लो की तो एयर ब्लो करने के कारण ये जो बलून है वो फूल जाएगा और अब इसका जो टोटल वॉल्यूम हो गया है वो हमने मान लिया v प्लस डेल वी. दैट इज चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में, द चेंज इन वॉल्यूम इज बीइंग डिनोटेड बाय डेल वी सिंबल हियर, राइट. सो जितना चेंज हुआ है वॉल्यूम में, लेट दैट चेंज इज बीइंग डिनोटेड बाय डेल वी. अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेन के फॉर्मूला की बात करूं तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम. द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट. वॉल्यूम में चेंज होना अपॉन में द ओरिजिनल वॉल्यूम दैट यू हैव टेकन, इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन. चेंज इन वॉल्यूम इज बीइंग डिनोटेड बाय डेल वी सिंबल हियर. जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको मैंने वी लिख दिया.
volume strain I have written as it, since it is also volume, this one is also volume, so they are basically the ratio of similar quantities. That's why उनका जो dimension हो जाएगा that will be m0 l0 t0, or you can simply say that it is a dimensionless quantity. So जैसे longitudinal strain एक dimensionless quantity थी, वैसे ही जो वॉल्यूम स्ट्रेन है वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. Now the next and the last type of strain that we are going to discuss is the shearing strain. So let us understand that what do we mean by shearing strain. Shearing strain क्या होता है वो समझते हैं. So I have here written here shearing strain. So let us have discussion over the shearing strain. Shearing strain भी basically हम समझ सकते हैं कि पहले किसी बॉडी का कुछ शेप हुआ होगा, हमने उस पर जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट. अब वो कैसे चेंज होएगा, कितना चेंज होएगा वो समझते हैं. इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है लाइक दिस. आपके पास कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है, आपने उस पर इस तरीके से फोर्स लगाया कि उसका वो जो है वो स्लाइटली टिल्ट हो गया, राइट. मतलब हमने उसको फोर्स लगा के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. टिल्ट करने से क्या हुआ, उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो जब हमने उसके शेप को थोड़ा सा चेंज किया या उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. मतलब वो चेंज होना का मतलब यहाँ पे है कि वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, राइट. एंड इट स्टार्ट अपीयरिंग लाइक दिस. सो इस तरीके स्ट्रेन में मतलब जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे बट उसकी जो सर्फेसेस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो इस तरीके के स्ट्रेन को मैं बोलूँगा शेयरिंग स्ट्रेन, राइट. शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, shearing strain is equals to relative displacement between the two layers, relative displacement between the two layers upon में distance between the layers, distance between the layers, दो लेयर्स के बीच की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी अपॉन में उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग स्ट्रेन. सिंस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट को भी हम एल से डिनोट करते हैं, दिस इज द डिस्टेंस, इसको भी एल से डिनोट करते हैं, और एल अपॉन में एल, that it is also a dimensionless quantity. That's why I have written m0 l0 t0. So that this is also a dimensionless quantity, right. So इस तरीके से there are three types of strain about which we have discussed. This is quite an important topic. इस chapter में दो important topics हैं, that is the strain and the stress, about which पूरे chapter में इसी के बारे में बात होगी और इसी से related बात होगी, right. So that's all for today's class. In our next class we are going to start our new topics. Thank you.